आइडिया फॉर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब व्यक्ति छोटी सी उम्र के अंदर व्यापार के अंदर तल्लीन होता है और उसको ये लगता है कि मैं इस व्यापार के अंदर अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूं, तो ये मान के चलिए कि उसके अंदर ये दिमाग के अंदर वो आइडियाज़ हैं, वो उनके अंदर हुनर है कि वो उस व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। तो आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने आइडियाज़ के तौर पर अपनी छोटी सी उम्र में अपने व्यापार के अंदर सम्मिलित होकर एक अपना ब्रांड विकसित करके उन्होंने जिस तरह व्यापार को आगे बढ़ाया, उससे कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा, काफ़ी चुनौतियों का सामना भी किया होगा और काफ़ी एजुकेशन भी उनकी प्रभावित हुई होगी। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं भी उन्होंने किस तरह अपने आप को व्यापार के अंदर आगे बढ़ाया। नमस्कार जी, नरेंद्र जी साबू, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप सूरत कब आए, आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ पर हुई थी? सूरत सन 1977 8 दिसंबर को हम सूरत में आए थे और हम लोग बरेली यूपी से यहाँ पर आए। मूल तो हम लोग राजस्थान सीकर लोसल से हैं। हमारे पिताजी का वहाँ पे जन्म हुआ था, मेरा जन्म बरेली हुआ था और व्यापार के सिलसिले में हमारे पिताजी यहाँ पर सूरत आए थे और हम लोग यहाँ पे दिसंबर 1977 में आए थे। और उस टाइम पर मैं तीसरी कक्षा में था और हमारे साथ तकलीफ़ क्या हुई कि वहाँ पे बरेली में जहाँ से हम आए थे वहाँ पे हमारे स्कूल का सेशन दिसंबर में ख़त्म होता था और यहाँ पर गुजरात में जून जुलाई से सेशन चालू होता था। तो यहाँ पर एडमिशन हो नहीं पाया और इत्तेफाक से मेरे जो एक छोटा भाई और छोटी बहन, उनका यहाँ पे एडमिशन हो गया। घर पे अकेला रहता था, तो घर पे अकेला रहते तो बदमाशी होती थी। तो मम्मी बोली भाई तू तेरे पापा के साथ दुकान पे जाया कर तो, और तब से मेरे को दुकान पे जाने की आदत लग गई। और फिर मेरा यहाँ पे एडमिशन 7th डे स्कूल में हो गया और उस स्कूल में शनिवार को बंद रहता था। तो फ्राइडे को जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी तो मैं तुरंत वहाँ दुकान चला जाता था। और हमारे पिताजी यहाँ पर जब आए थे तो उस टाइम पर उन्होंने व्यापार में फाइनेंस का व्यापार चालू करा था। यहाँ पर नया व्यापार चालू करा था, फाइनेंस का, रुपए का लेन देन का व्यापार चालू करा था। तो उसमें जैसे बिल साइन करवाना होता है, लोगों के यहाँ पे चेक देने जाना होता है और स्टाफ की कमी थी, एक स्टाफ था तो उसके स्टाफ के साथ मैं जाता था। तब से मैं 8 साल से मैं व्यापार में लगा हुआ हूँ और तब से मेरे को और वैसे भी क्या है कि आज हम लोगों के खून में व्यापार ही है। तो तब से उस टाइम से मेरे जिसको कहना एक ललक सी लग गई व्यापार की, एक इच्छा जागृत हो गई, प्रबल इच्छा हुई अपने को व्यापार करना है। और पढ़ाई के साथ साथ मेरा व्यापार में शामिल होना भी जारी था। लेकिन कहते हैं माता जी की डांट हुई और बचपन की गुस्ताखियाँ जिन्होंने आपको एक सफल व्यापार की श्रेणी में ला दिया। देखिए ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है, माता जी की भी डांट रही, पर फिर क्या है कि जो एक बार पैसा कमाने की एक बार इच्छा जागृत हो जाती है फिर वो इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है। और उस हिसाब से, और जब मैं करीबन 15 साल का था जब मैंने 10th पास कर ली और हमारी माता जी की इच्छा थी कि मैं बहुत ऊंची शिक्षा लूं, क्योंकि हमारी माता जी खुद बहुत शिक्षित 1965 के उस टाइम पर 1965 में उन्होंने BA, हमारे पिताजी इंजीनियर थे। तो यहाँ पे टेक्सटाइल से संबंधित जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है इंडिया की, सशमीरा, वहाँ उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। और पर मैं बम्बई में रह नहीं पाया, 6 महीने ही पढ़ के फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उसी की एक ब्रांच यहाँ सूरत में थी, मंत्रा, फिर मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी। पढ़ाई में मैं टॉप था। आपकी जानकारी के लिए 7th स्टैंडर्ड में मेरे को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल का अवार्ड भी मिला से। और वहाँ पर जब यहाँ पे मंत्रा में मेरा एडमिशन कराया पर मेरी यहाँ पे अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाई तो मेरे को वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देने दिया। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ के जब मैं 16 साल का था तब से संपूर्ण व्यापार में लग गया मैं। तो आपने एजुकेटेड फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हैं और एजुकेशन में आप ऐसे पीछे कैसे रह गए फिर? देखिए ऐसा है कि एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, बात सही है आपकी, पर एजुकेशन में पीछे रहने का मेन कारण है कि जो मेरी जिसका मेन गोल हो गया कि अपने को आगे बड़ा व्यापारी बनना है। और ये नहीं था कि हमको ऐसा था कि वे खुद नौकरी नहीं करनी, लोगों को नौकरी देनी है और उस हिसाब से बड़ा व्यापारी बनना है और बड़ा रुपया कमाना है, उस हिसाब से हम व्यापार में आगे आ गए। लेकिन नौकरी नहीं देनी है, नौकरी लोगों को देनी है, करनी नहीं है, ये जो आपका मंत्र है। और जो व्यापार के अंदर जो आप कह रहे हैं भी पैसा कमाने की जो प्रबल इच्छा जो जागृत हुई मन के अंदर, उसने कहीं ना कहीं आपको एक सफलता के शिखर पर पहुंचाया। तो कहते हैं व्यापार में जब सफलताएं मिलती है तो वो किसी ऐसे पड़ी नहीं होती है कि हमने उसको उठाया और अपने गले में डाल दिया सफलता को। उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने होती है, बहुत सारे स्ट्रगल आपके सामने होते हैं। तो आपके सामने क्या चुनौतियां ऐसी थी जब आपको लगा कि आप व्यापार में शामिल हो रहे हैं और पूर्णतः जब पिताजी का से आप अलग हुए और व्यापार में अपने आप को इन्वॉल्व किया, तो उन चुनौतियों का आपने कैसे सामना किया?
देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने जो व्यापार डेवलप किया वो हम लोगों ने ट्रेडिंग का व्यापार डेवलप किया। और ट्रेडिंग के व्यापार में हम लोग जो बाज़ार से माल लेते थे उसको हमने अपनी ब्रांड खुद डेवलप करी। और हमारे पहले हम लोगों की ब्रांड पड़ती थी नंदलाल साड़ीज़। और 17 मई 1990 को हम लोग चारों भाई, हमारे पिताजी के चारों भाई अलग हुए और नंदलाल मेरे दादाजी का नाम और मनबरी देवी हमारी दादी जी का नाम। तो हमारे छोटे चाचा ओम प्रकाश जी साबू ने नंदलाल की ब्रांड ले ली और फिर हम लोगों ने हमारी दादी जी के नाम पे मनबरी ब्रांड ले ली। और मनबरी ब्रांड से हमने पूरा व्यापार, ट्रेडिंग का व्यापार जोर शोर से शुरू करा। और ट्रेडिंग के व्यापार में हमारा एक शुरू से एक ही फोकस था कि कोई भी व्यापार करो, ट्रेडिंग के व्यापार में अपने को उसका कीड़ा बनना है। और शुरू से एक ही हमने पॉलिसी बनाई थी कि अपने को टोटल व्यापार नगद में ही करना है, कोई किसी से उधार लेनी नहीं। हम किसी से भी जो भी माल लेते थे उसका हम 24 घंटे में भुगतान करते थे और माल हम आगे सोच समझ के अपने हिसाब से उधार भी बेचते थे, नगद भी बेचते थे। और हमने कुछ अपनी क्वालिटियों में मोनोपोलाइजेशन कर लिया। हम शुरू से ही एक कपड़ा यहाँ पे जैसे आता है सॉफ्ट फील कपड़ा आता है, एक हम कड़क फील कॉटन फील कपड़ा बनाते थे और कॉटन फील कपड़े की हमने मोनोपोली कर ली। और आज वो पूरा, आज इन बातों को आज पूरे 32 साल हो गए और 32 सालों से जिसको कहते हैं स्लो एंड स्टडी पर हमारी लगातार प्रोग्रेस जारी है। और साथ साथ हम लोगों ने क्या करा, जो भी हम पैसा कमाते थे वो हम, जो भी हमारी सेविंग्स होती थी हम समांतर ज़मीन में डालते थे। और जो ज़मीनें हमने आज से 20-25 साल पहले जो हमने ज़मीनें ली और वो आज कोई 10 गुना हो गई, कोई 20 गुना हो गई, तो उसमें नेटवर्थ इतनी बढ़ गई हम लोगों की कि आज खूब कृपा हो गई ठाकुर जी की। लेकिन कहते हैं जब आप कह रहे हो हमने ट्रेडिंग व्यापार शुरू किया, इनिशियल चलो आपको दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग के अंदर नई नई मंडियों का विकास होना, नई नई मंडियों का डेवलपमेंट होना, ये भी एक चुनौती रहती है। फिर नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है कपड़े के अंदर, कई तरह के कपड़े बाजार के अंदर आने लगे, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी लोगों के पास व्यापार के में चेंज होने लगे। तो उन चुनौतियों का आपने कैसे सामना किया? क्योंकि मनबरी को ब्रांड बनाना था आपको, और मनबरी को ब्रांड बनाने के लिए कहीं मार्केट में कुछ अलग पहचान आपको बनानी होती है कपड़े के अंदर, तो उसको आपने कैसे डेवलपमेंट किया? देखिए ऐसा है, आज कोई भी आप व्यापार करें, अगर आप समय समय पे बदलाव नहीं करेंगे तो आपका व्यापार फीका पड़ जाएगा। और हमने ज़रूरत के हिसाब से समय समय पे बदलाव करते रहे हम लोग। और आज सबसे बड़ी बात है, हमने जो लाइन चूज़ करी कि भाई हम कड़क माल बनाएंगे उसमें कॉटन फील, तो हम लोग क्या करते थे, जो प्योर कॉटन और जो प्योर कॉटन सिल्क की जो साड़ियाँ आती थी, जो बाज़ार में 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक की साड़ियाँ बिकती थी, उसी सब कपड़े को हमने सिंथेटिक कपड़े में कस्टमाइज़ करा और उसी सब कपड़े को हमने होलसेलिंग करी और वो सब हमने मोनोपोलाइज बेस पे काम करा। और फिर आगे बदलाव के रूप में हमने, अब जैसे आप आज के माहौल में हमने करीबन 90% डिजिटल प्रिंटिंग में चले गए। और आज पूरे सूरत में अगर कोई सबसे ज़्यादा डिजिटल प्रिंट का माल बना के बेचता है तो मनबरी ब्रांड में डिजिटल प्रिंट का माल बिकता है। लेकिन आपने जैसे बताया कि हमने समय समय पर परिवर्तन करते रहे, लेकिन क्या लगता है आपको, टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, लेवल पर है, और कहीं आपको लगता है कंपटीशन भी एक चुनौती होता है व्यक्ति के व्यापार के अंदर? कभी कंपटीशन, जब लोग नई चीज़ देखते हैं तो तुरंत उसमें कूद पड़ते हैं, तो वो भी चुनौती का कहीं सामना किया आपने? देखिए आज आप कोई भी चीज़ बनाओगे तो उसको व्यापार आपको दूसरे लोग फॉलो करेंगे और कंपटीशन होगा। पर आज देखिए, जो आदमी पहला होता है वो पहला ही रहता है और असल ही रहता है। और कंपटीशन से हम इसलिए नहीं डरते हैं कि हम कहते हैं कि रोज़ नया बनाओ। आदमी कितना कंपटीशन करेगा, सामने वाला थक जाएगा। रोज़ हम सामने व्यापारी को नया देते हैं। करीब हमारी दुकान पे पहली ऐसी दुकान है पूरे सूरत में जहाँ पे 150 से 250 डिजाइन प्रतिदिन हम नए इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कहाँ मंडियों में सेल करते हैं आप? हमारा जो भी है, पूरे इंडिया के जितने भी कॉटन और सिल्क के जो एक्सक्लूसिव जो शोरूम हैं, साउथ में हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, मतलब महाराष्ट्र, जितने भी, आज दिल्ली, जितने भी इंडिया के जो टॉप मोस्ट जो शोरूम है, वहाँ पे हमारा एक अलग ही मनबरी ब्रांड का, कॉटन का ब्रांड के हिसाब से कपड़ा बिकता है, एक अलग ही पहचान है। लेकिन कहते हैं व्यापार में पहचान के साथ साथ आपने सामाजिक पहचान बनाने की भी जो कयावत शुरू की थी, वो क्यों की? देखिए ऐसा है, आज अपना कुछ सामाजिक रूप से भी दायित्व होता है। और आज जैसे सूरत जो कपड़ा मंडी है, ये करीबन आज 60,000 व्यापारी हैं इस कपड़ा मंडी में और करीबन 50,000 करोड़ का टर्नओवर है। और पिछले यहाँ पर कुछ सालों से कोई ऐसी कपड़े के व्यापारियों को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहाँ पे जाके वो अपनी बात रख सकते थे। और उसी संदर्भ में हम लोग 13 दोस्तों ने मिलकर
13 जो कपड़े के जो व्यापार से जुड़े उन दोस्तों ने मिलकर एक संस्था का संगठन करा, सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन। आज वो जो 13 आदमियों से हमने 2.25 साल पहले जो संस्था चालू करी थी, आज उसने इतना बड़ा आकार ले लिया। आज हमारे 35,000 मेंबर हैं हमारे। आज टोटल 35,000 मेंबर है सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन के। जितने भी मार्केट में सब जगह हमारी वर्किंग कमेटियाँ बनी हुई है। 300 व्यापारी हमारी वर्किंग कमेटी में जुड़े हुए हैं। और हर रविवार को मनबरी फार्म पे साप्ताहिक मीटिंग होती है, जिसमें हम व्यापारियों से रूबरू होते हैं। कोई भी व्यापारिक समस्या होती है उसका समाधान कराया जाता है। उसके अलावा आज जो मैं महेश्वरी समाज से हूँ, जो हमारे यहाँ पे जो सूरत की जो सबसे बड़ी संस्था है महेश्वरी भवन समिति, उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। हमारी यहाँ पर 2 स्कूलें चलती है, 2 भवन चलते हैं। तो उनकी जो शीर्ष जो गवर्निंग बॉडी है उनमें सब उनमें सब मैं गवर्निंग बॉडी में हूँ। और यहाँ का जो सबसे बड़ा अस्पताल है महावीर अस्पताल, उसका मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ। और अभी एक नया बड़ा अस्पताल बन रहा है, छायड़ा के माध्यम से बन रहा है, तो उसमें भी मैं ट्रस्टी बना हूँ उसके अंदर। लेकिन व्यापार के अंदर चुनौतियों को पार करके सामाजिक चुनौतियों के अंदर जब आप शामिल हुए और लोगों के साथ जुड़े, तो कहते हैं समाज के अंदर भी एक चुनौती होती है अपने आप को दिखाने की, और उसमें भी ये रोल होता है भी आप कैसे समाज के साथ जुड़ के अपनी बात को रखते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि समाज में जो परिवर्तन होता है उसको कैसे हम लोग आगे लेके जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ एक ऐसी मेरे में आदतें थी जो कुछ व्यापार सब लोगों को मेरी बहुत चीज़ें पसंद आई। मेरे जीवन के कुछ 2-3 मूल मंत्र हैं। एक तो मेरा जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आदमी को व्यसन मुक्त और कर्ज मुक्त रहना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो भी आप किसी से बातचीत करते हैं या कमिटमेंट करते हैं, आपको कमिटमेंट में खरा रहना चाहिए। कि आज लोगों को विश्वास है भाई साबू जी जो ने जो बात बोल दी है वो बात फाइनल है, उसमें कहीं कोई फ़र्क आने वाला नहीं। और तीसरी है कि आज हम लोगों से जो भी बन बनता है, आज धर्म के लिए कोई भी सेवा होती है, चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे ब्राह्मण सेवा हो, चाहे कन्या सेवा हो, कहीं भी योगदान हो, तो उसमें हमारा पूरा परिवार हमेशा आगे रहता है। तो ये सब चीज़ें देख कर थोड़ा हिसाब से करते हैं। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आप लोगों ने एक डाइवर्ट बिजनेस के तौर पे एक रिसोर्ट बिजनेस के अंदर भी आप गए, फार्म हाउस में, जिसमें आप शादियों वादियों में भी इवेंट वगैरह आयोजन होते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री में जाने का क्या मतलब था? ये बड़ा एक जोरदार किस्सा है। सन 2006 की बात है। मैं कोई शादी में इंदौर गया हुआ था। जब मैं लौट रहा था तो मेरे साथ एक मित्र थे, वो गाड़ी में ही उनसे मित्रता हो गई। तो बोले कि साबू जी आपका क्या चीज़ का व्यापार है? उनका भी ट्रेडिंग का व्यापार है। तो बोले जी आगे आपका क्या, आगे व्यापार कैसे बढ़ाएंगे? उनका बड़ी इंडस्ट्री लगाने का मूड हो रहा है। तो बोले साबू जी ऐसा है कि मेरा जो अनुभव है कि आप जो इंडस्ट्री लगाते हो उसमें डिप्रिसिएशन होता है, और आप जो ज़मीनें खरीदते हो या तो आपको ज़मीनें खरीद कर रिसोर्ट बनाओ, पार्टी प्लॉट बनाओ, तो उसमें ज़िंदगी और अप्रिसिएशन होगा। वो आज आपने मान लो जो ज़मीन खरीदी है वो 10 गुना हो जाएगी, 20 गुना हो जाएगी, 25 गुना हो जाएगी। उस चीज़ की कोई गिनती नहीं रहती है। तो उस चीज़ से मेरे को प्रेरणा आई, और 2006 से हम लोगों ने जो भी हमारी कमाई का जो काफ़ी कुछ हिस्सा था उसको हमने ज़मीनों में डालना चालू करा। तो वो 10-15 साल में अपने आज 4 फार्म हाउस बन गए और काफ़ी मतलब कुछ इस ज़मीनों का कामकाज करते हैं।